फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजकर शर्मा सभी मेरे प्यारे मित्रों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अपन बात कर रहे थे। इसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने काफ़ी 2-3 वीडियो हमने अपलोड कर दिया। उनमें हमने बात की थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। इसके पश्चात हमने बात की 1853 का जो क्राउन का शासन है, यानी कि जो 1853 का जो भारत शासन अधिनियम, फिर ताज का शासन, ठीक है, क्राउन का शासन 1858 से लेकर 1947। फिर हमने बात की थी 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का एक्ट, फिर 1892 का भारतीय शासन परिषद और फिर 1909 का पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम हमने बात की थी। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। और ये अक्सर जो टॉपिक है इसमें से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919, ओके, इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसको जानते हैं मांटे चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें मांटे और चेम्सफोर्ड कौन थे, पहले हम बात करेंगे मांटे कौन थे। देखिए, ये भारत सचिव थे जो कहाँ रहते थे, इंडिया हाउस यानी कि ब्रिटेन में रहते थे। और जो चेम्सफोर्ड थे ये भारत के वायसराय थे, ठीक है। और ये वायसराय थे 1919 को बनकर ये भारत में आए थे। तो इसकी अपन बात करते हैं। डियर फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। देखिए, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उसका भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि जो भारत के अंदर जो उत्तरदायी सरकार है, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेगा, ठीक है, लेकिन क्रमिक रूप से, यानी कि धीरे धीरे करेगा। क्योंकि जो उत्तरदायी सरकार है, उत्तरदायी सरकार के अंदर जो भारतीय जो प्रतिनिधि है, उस भारतीय प्रतिनिधियों को समझने का मौका मिले, ठीक है, और धीरे धीरे उनको उत्तरदायी सरकार संभालनी पड़े, ठीक है। तो ये उत्तरदायी सरकार की स्थापना इस एक्ट के माध्यम से की गई। और ये 20 अगस्त 1917 को यह उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है, ठीक है। इसके अंदर देखिए 19 जो विशेषताएं अगर देखें तो इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और उनकी बात अपन करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो इस एक्ट के द्वारा, यानी किस एक्ट के द्वारा, जो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है उसके बारे में बात करें। इस एक्ट के द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्थान पर, यानी कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, उस काउंसिल के स्थान पर केंद्र में दो सदनीय यानी कि दो सदनीय कौन सी, यानी कि एक तो अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है, यानी उच्च सदन और निम्न सदन है, यानी कि दो सदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया तथा साथ ही प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई है। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी इसमें की गई है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि दो जो उच्च सदन और निम्न सदन, यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस का प्रावधान किया गया है। और उसके अंदर जो भी सदस्य चुन के आएंगे और उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाएगा, ठीक है, यानी कि सीधे ही जनता के द्वारा इसको चुना जाएगा, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया। यानी कि जो दोनों सदन है, यानी कि आपको पता है जो उच्च सदन है और निम्न सदन है, उनके जो बहुसंख्यक सदस्यों का कैसा निर्वाचन होगा, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से उनका निर्वाचन होगा। तो देख लीजिए आप, यानी कि जो उच्च सदन है, उच्च सदन अपर हाउस है, यानी कि ये इसको इंग्लैंड में क्या कहा गया, काउंसिल का स्टेट, ठीक है, इसको उच्च सदन और अपर हाउस। अब निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस को क्या कहा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रथम बार
केंद्र, देखिए इसमें बहुत नया डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि प्रथम बार केंद्र एवं प्रांतीय विषयों का विभाजन किया गया। यानी कि जो प्रथम बार जो केंद्र और प्रांतों के अंदर जो सब्जेक्ट का डिवाइडेशन किया है, यानी कि केंद्र सूची और राज्य सूची में उसको बंटवारा कर दिया गया। कहने का मतलब है केंद्र सूची अलग विषयों पर कानून बनाएगी और राज्य सूची अलग विषय पर कानून बनाएगी। इस प्रकार राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया, यानी कि राज्यों पर जो सेंट्रल का जो नियंत्रण था, कंट्रोल था, उसको कम कर दे। परंतु सरकार का ढांचा केंद्रीय या एकात्मक ही होगा, यानी कि जो सेंट्रल का जो ढांचा है वो कैसा होगा, एकात्मक हो। कैसा होगा, एकात्मक होगा, यानी कि एकात्मक सेंट्रल की शक्ति एक ही होगी। ठीक है, इसका विकेंद्रीकरण नहीं किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, यानी कि प्रथम बार केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का विभाजन किया गया, जिसमें केंद्र सूची और राज्य सूची में इसको डिवाइड किया गया। इस प्रकार राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया तथा परंतु सरकार का ढांचा कैसा होगा, एकात्मक या केंद्रीय होगा। ओके, आगे बात करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगली बात अगर करें तो इसमें एक नया और डेवलपमेंट किया है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, इसके द्वारा किसके द्वारा, वायसराय की परिषद में, यानी कि इस एक्ट के माध्यम से जो वायसराय की जो परिषद है, उस वायसराय की परिषद के अंदर 6 सदस्यों में से, यानी कि वायसराय की जो परिषद उसमें 6 सदस्य, उसमें कमांडर इन चीफ को छोड़कर, यानी कि कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, इससे पहले तो भारतीयों को सिर्फ एक को ही वायसराय की परिषद के अंदर शामिल किया गया था। आप डियर फ्रेंड, आपके लिए क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति का क्या नाम था जो एकमात्र जो वायसराय की परिषद के अंदर सदस्य थे। ठीक है, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद इस 1919 के जो अधिनियम था उसमें क्या कर दिया, जो वायसराय की जो परिषद थी, उस वायसराय की परिषद के अंदर क्या कर दिया गया कि जो सदस्य है, 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 भारतीय इसमें भारतीय सदस्य होना आवश्यक कर दिया गया। इसका मतलब अब भारतीयों का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ने लग गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लगातार इसके नोट्स भी बनाइएगा। बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने निचले, यानी कि इस एक्ट के बाद क्या होता है, निचले सदन के लिए महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। यानी कि जो निचला, यानी कि लोअर हाउस है, इसमें क्या है कि महिलाओं को क्या कर दिया गया, जो वोट देने का अधिकार, यानी कि मत करने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन सभी महिलाओं को नहीं, लेकिन इसमें एक बात है कि इसमें जो कर देने योग्य हो, जिसके पास संपत्ति और शिक्षा एजुकेशन में आगे हो, उन्हीं महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, यानी कि 1919 का एक्ट है, उसके माध्यम से जो लोअर हाउस है, निचला सदन है, उस निचले सदन में महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। देखिए, पृथक निर्वाचन के दायरे में, यानी कि जो पृथक निर्वाचन के दायरे में सिखों को शामिल कर दिया गया और यूरोपियों को भी इस पृथक निर्वाचन के अंदर रखा गया। क्योंकि आपको पता है कि जो पिछले वाला जो एक्ट मैंने आपको पढ़ा, उसमें जो मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन को दिया गया, लेकिन यहाँ पर इस पृथक निर्वाचन का दायरा बढ़ा दिया गया, उसमें सिख को और यूरोपियन जो लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। डियर फ्रेंड्स, तथा मुस्लिम समुदाय की सीटों में क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है इस एक्ट के माध्यम से। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। पृथक निर्वाचन के दायरे में सिखों को शामिल किया गया, यूरोपीय लोगों को शामिल किया गया और मुस्लिम समुदाय की जो सीटों में क्या कर दी गई, बढ़ोतरी कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। इसने कर, संपत्ति, शिक्षा के आधार पर लोगों को सीमित संख्या में अधिकार दिया गया। यानी कि जो मत देने का जो अधिकार था, उन्हीं लोगों को दिया गया जिसके जो कर देता हो, जो उसमें संपत्ति उनके पास हो, जो एजुकेशन में बहुत अग्रणी हो, उन्हीं लोगों को मताधिकार दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक तो पूरी तरह से किसी को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस एक्ट की प्रांतीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, यानी कि इस एक्ट कौन से एक्ट, 1909 के भारत शासन अधिनियम की बात यह है कि इस एक्ट की प्रांतीय स्तर पर, यानी कि राज्य स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, क्या थी,
द्वैध शासन की शुरुआत, यानी कि जो दोहरा शासन है, यहाँ पर दोहरे शासन की शुरुआत हुई और पृथक बजट भी बनाया गया। तो डियर फ्रेंड्स, आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन है कि केंद्र के अंदर जो द्वैध शासन जो लागू किया गया, वो अपन ने पिछले वाले जो वीडियो है, पिछले वाले जो एक्ट मैंने पढ़ा है, उसमें कौन सा ऐसा एक्ट था जिसमें द्वैध शासन की शुरुआत हुई? आपको पता है फिर आगे जाने के बाद में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस एक्ट के माध्यम से, यानी कि 1919 के एक्ट के माध्यम से प्रांतीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण विशेषता, एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ, और वह डेवलपमेंट था दायरा की, यानी कि द्वैध शासन की शुरुआत। ओके, और उसमें पृथक बजट भी तैयार किया गया था इसके अंदर। तो अलग से बजट तैयार करना भी इस एक्ट के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। ओके, अगली अगर बात करें तो प्रांतीय कार्यपालिका को दो भागों में विभाजित किया गया, यानी कि जो प्रांतीय जो कार्यपालिका थी, उस प्रांतीय कार्यपालिका को दो भागों में डिवाइड किया गया। और वो दो भाग कौन कौन से थे? देखिए फ्रेंड्स, देखिए पहला है आरक्षित विषय। तो देखिए जो आरक्षित विषय कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो आपके वित्त, एक आपके पुलिस, और एक आपके सिंचाई। इसकी जिम्मेवारी कौन कौन लेगा इस वक्त? यानी कि प्रांतीय जो गवर्नर है और मनोनीत सदस्य, यानी कि जो प्रांतों का जो गवर्नर होता है वो और मनोनीत सदस्य है, वो क्या करेंगे? आरक्षित विषयों पर क्या करेंगे? कानून बनाएंगे, यानी कि वित्त, पुलिस और सिंचाई के आधार पर। फिर हम बात करें हस्तांतरित विषयों की, अगर बात करें तो शिक्षा और कृषि और स्वास्थ्य, यानी हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर के जिम्मेवारी कौन लेता है? प्रांतीय गवर्नर और निर्वाचित मंत्री। तो यहाँ पे प्रांतीय गवर्नर है, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? ये निर्वाचित जो मंत्री होते हैं वो इसकी जिम्मेवारी लेंगे। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, ये चीज आपको समझ में आई? एक बार फिर से देख लीजिएगा। आरक्षित विषय वित्त, पुलिस और सिंचाई, इसकी जिम्मेवारी प्रांतीय गवर्नर और मनोनीत सदस्य। फिर दूसरा है हस्तांतरित विषय, जिस पर कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी कि एजुकेशन और एग्रीकल्चर एंड हेल्थ, ठीक है, इसकी जिम्मेवारी प्रांतीय जो गवर्नर और निर्वाचित मंत्री लेंगे। ओके, आगे बात करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इसी एक्ट में हुआ है, वो देख लीजिए। यानी कि ब्रिटेन में उच्चायुक्त नामक एक नए पद का गठन किया, यानी कि ब्रिटेन में एक उच्चायुक्त नामक एक नए पद का सृजन किया गया है। और जो नया पद है वो देखिए क्या है? उच्चायुक्त पद है नामक एक नए पद का गठन किया गया, जिसका कार्य क्या होगा? भारतीयों में शैक्षणिक, यानी कि जो एजुकेशन संबंधी, और व्यवसाय, यानी कि आप व्यवसाय से संबंधित देखरेख करेगा। ये क्या करेगा? भारत के अंदर जो एजुकेशन और जो व्यावसायिक हितों की देखरेख करेगा। इस कौन करेगा? नया पद कौन सा था? वो उच्चायुक्त पद था। ये क्या करेगा? तो जैसे भारत में देखिए एजुकेशन संबंधित, यानी एजुकेशन कैसी है, एजुकेशन से कोई क्षेत्र पिछड़ा है कि नहीं है, और अगर कोई पिछड़ा हुआ है तो उसको एजुकेशन के अंदर उसको उसकी शिक्षा को, क्षेत्र को सुधारना है, और व्यवसाय संबंधी जो भी जो घटनाएं हैं उसको, उसकी समस्याओं को सुधारा जाए। तो ऐसा एक नया पद सृजित किया गया, और उस पद का नाम है उच्चायुक्त पद। ओके, आगे बात करते हैं। भारत सचिव को वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिया जाएगा। इससे पहले भारत में से ही दिया जाता। पहले आपको पता है कि भारत सचिव था, वो इंडिया हाउस में बैठता था, और उसका जो वेतन था, वेतन भत्ते वगैरह है, जो सभी जो सुख सुविधाएं होती है वो भारत सरकार ही देती थी, भारत से ही जाता था। लेकिन अब इस एक्ट के माध्यम से क्या हो गया? अब जो भारत सचिव है, सेक्रेटरी है, वो वहाँ पे है, तो उसका जो खर्चा है वो ब्रिटिश सरकार ही उठाएगी, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही उसके विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं और जो वेतन भत्ते आगे वो ही देगी। तो ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट था इस एक्ट के माध्यम से। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1926 में क्या होता है? सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब देखिए सेंट्रल पे, यानी कि सेंट्रल पे क्या होता है कि जो बड़ी भर्ती होती है, बड़े जो पदों की जो नियुक्ति होती है, उसके लिए एक जो सिविल सेवा की जो भर्ती है, उसके जो परीक्षा लेने वाला जो आयोग है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में उसका गठन किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो किस एक्ट के माध्यम से? 1919 एक्ट के माध्यम से। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात एक बड़ा डेवलपमेंट और होता है, उसको देख लेते हैं। यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद वैधानिक आयोग द्वारा समीक्षा की जाएगी। अब देखिए भारत में जितने भी जो भी एक्ट आए, और इस एक्ट के माध्यम से ये बात कही गई, जैसे जो भी एक्ट आएगा उसको 10 साल बाद में उसका रेवेन्यू, यानी कि उसको देखा जाएगा। जैसे एक्ट
कैसा है, एक्ट के अंदर जो भी जो बातें दर्ज की गई है वो लागू हुई है कि नहीं हुई है, और इसको इंडियन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसकी समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। और वो आयोग फिर देखना, आपको पता है कि जो साइमन कमीशन है वो भारत आएगा और वो समय से पहले आ जाए तो उसका विरोध भी किया जाए और नारे भी लगाएंगे, यानी कि साइमन गो बैक, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आपका 1919 का जो भारत शासन अधिनियम यानी कि अधिनियम की बात हमने कर ली है। तो आपको ये कहाँ तक ये आपको समझ में है, प्लीज़ आपको कमेंट करके ये चीज़ आपको बतानी है। तो डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइमन आयोग है। और साइमन आयोग जो वैधानिक आयोग गठन किया गया था 10 वर्ष के अंदर आकर जो समीक्षा करेगा, उसकी बात अगर करें तो अब देखिए साइमन आयोग आएगा भारत के अंदर, तो ठीक है, लेकिन वो 1927 में आ जाए, इसके लिए उस भारतीय वासियों उसका विरोध करेंगे। लेकिन इसके अलावा और भी विरोध के कारण है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, स्टडी करते हैं। देखिए 1919 के एक्ट की समीक्षा करने, ठीक है, तथा वैधानिक सुधारों पर सुझाव देने के लिए 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का गठन कर भारत भेजा गया। आपको पता है कि 10 वर्ष के पश्चात आना था, लेकिन ये एक समय से पहले आ जाता है, इसलिए उसका विरोध किया जाता है। 2 वर्ष पहले आ जाता है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, एक इसका सबसे बड़ा जो विरोध का कारण ये था क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे, ठीक, और 7 सदस्य भारतीय नहीं थे। आपको पता है अगर भारत के अंदर ही साइमन कमीशन आ रहा है और एक्टों की समीक्षा के लिए, तो सीधी सी बात है कि भारत में इसका विरोध होगा। अरे भाई, एक सीधी सी बात है, जिसका जन्मदिन हो और उसी को आप केक नहीं खिला रहे हो तो काय का जन्मदिन, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो यही बात है कि साइमन कमीशन भारत आ रहा है और इसमें 7 सदस्य अंग्रेज हैं, भारतीय एक भी नहीं है, तो सीधी सी बात है उसका विरोध होगा कि नहीं होगा? होगा जी। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको वापस पढ़ लीजिएगा। देखिए 1919 के एक्ट की समीक्षा करने तथा संवैधानिक सुधारों पर सुझाव देने के लिए 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का गठन कर भारत भेजा गया, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी सभी दलों ने, यानी कि भारत के जो भी सभी दल थे, सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया और बम्बई, कराची, लखनऊ, कोलकाता, लाहौर, मद्रास आदि में साइमन गो बैक के नारे दिए गए, यानी कि उनको भी इंग्लिश में बताया गया साइमन गो बैक। ओके, यानी कि साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। ओके, आपका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये बात जो इसका विरोध किया गया बम्बई के अंदर, ओके, कराची में, लखनऊ में, कोलकाता में, लाहौर, मद्रास आदि में। लेकिन इसमें एक बहुत ही दुखद घटना घटती है। वो कौन सी घटना घटती है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, पहली है जो हमारे बहुत ही फ्रीडम फाइटर हैं, बहुत ही क्रांतिकारी जो नेता हैं, जो लाला लाजपत राय की लाहौर के अंदर क्या होता है कि अंग्रेजी पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज यानी कि लाठी से पिटाई कर करके उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना थी उस समय भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसके अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय की लाहौर प्रदर्शन में पुलिस की पिटाई के द्वारा क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम इसको नेशनल मूवमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं और पूरे के पूरे तथ्यों को लेकर हम साथ में चलेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो आप मेरा साथ दीजिए और लगातार हमारे जो भी मैं आपको कमेंट सेशन में जो क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, प्लीज़ आप कमेंट में उसको लिखकर मेरे को आंसर बताइए। और इसके अलावा जो भी कोई भी समस्या है डियर फ्रेंड्स, इसमें शर्माने की कोई बात आई नहीं, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट सेशन में कमेंट करके आपकी जो समस्या है उसको मेरे को बताइए। आपकी समस्या का समाधान मैं बहुत ही जरूर कहूँगा, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो साइमन कमीशन 1927 में आया था और उसने 1930 में एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और वो कौन कौन सी बातें देकर भेजा है उसकी बात अपन कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, कमीशन के अंदर देखिए
जो रिपोर्ट आई 1930 के अंदर क्या क्या बातें थी। कमीशन ने केंद्रीय स्तर पर यानी कि सेंट्रल पर संवैधानिक सुधार की आवश्यकता नहीं मानी। उसने कहा कि जो संवैधानिक सुधार की जरूरत नहीं है सेंट्रल के अंदर, तो पहली बात तो ये है, ठीक है। और अनुचित समय का हवाला दिया, यानी कि कोई निश्चित समय नहीं बताया कि संवैधानिक सुधार किए जाएंगे, इसीलिए इसका विरोध किया गया जब भारतीय जनता के माध्यम से। एक बार फिर से देख लीजिए, कमीशन ने केंद्रीय स्तर पर संवैधानिक सुधार की कोई आवश्यकता नहीं मानी, अनुचित समय का हवाला दिया। फिर बाद में जो द्वैध शासन यानी कि जो दोहरा शासन था, डायरार्की है, तथा सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखने का सुझाव दिया। अब देख लीजिए इस यहाँ पर उनका क्या उनकी नीति थी। देखिए, एक तो दोहरा शासन को बनाए रखना है, और जो सांप्रदायिक निर्वाचन जो थी यानी कि मुसलमानों को है और सिखों को है और जो यूरोपीय लोगों को सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था को बनाए रखने की बात कही। यहाँ तो उन्होंने इस पर तो कोई गौर ही नहीं किया उन्होंने, यानी कि इस पर कोई चेंज भी नहीं किया, ठीक है। लेकिन उससे पहले उसने कह दिया कि केंद्रीय स्तर पर संवैधानिक सुधार की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, और कोई निश्चित समय उन्होंने नहीं बताया, तो इसका विरोध इसलिए कहा गया है। इसके अलावा इस कमीशन के माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट और यहाँ से बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बनने वाला है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ से देखिए कमीशन में क्या बात की, भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया, और बंबई से सिंध प्रांत को अलग कर दिया, और बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ये क्वेश्चन आता है कि बर्मा को किस एक्ट के माध्यम से भारत से अलग कर दिया गया, तो भारत 1919 का अधिनियम के माध्यम से भारत को बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, और मुंबई को सिंध से और बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से भी आपको ध्यान में रखना है, ओके। अगली बात अगर करें तो इस पर विचार के लिए ब्रिटिश सरकार व ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। ये भी आपको पता है कि ये तो नेशनल मूवमेंट का टॉपिक है, लेकिन फिर यहाँ से आपको मैं बता दूं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। देखिए 1930, ओके, 1931 और 1932। इसमें आपको पता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे, वो थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और इसके अलावा गांधी जी ने भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वो पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, लेकिन उनको कोई सफलता हासिल नहीं होती है, और फिर इस सम्मेलन में बीच में से उठ के वो आ जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये अपना नेशनल मूवमेंट का टॉपिक है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं, और प्रत्येक टॉपिक को इसके साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा इंतजार करिएगा, इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त होगी, जरूर होगी। अब हम जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है उसको जरूर पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, इस पर विचार के लिए ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, और 3 गोल सम्मेलनों की बात हम आगे करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, संवैधानिक सुधारों के लिए तैयार किया गया, यानी कि संविधान के अंदर संवैधानिक सुधारों के लिए तैयार किया गया एवं भारतीय परिषद अधिनियम 1935 शामिल किया है। अब देखिए, भारतीय परिषद 1935 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। संवैधानिक सुधार यानी संविधानिक सुधारों के लिए एक श्वेत पत्र तैयार किया गया सुधार के लिए, ठीक है, और उसको फिर भारतीय परिषद 1935 में इसको शामिल किया गया। फिर आपको पता है कि 1935 का जो अधिनियम है वो आगे जाकर हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अधिकांश समथिंग 200 आर्टिकल इसी अधिनियम के द्वारा इसमें शामिल किए जाएंगे। कहने का मतलब है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1935 में से हमारा समथिंग 50 या 75% हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक आज यहीं पे समाप्त होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताइएगा, और अपना टीके स्टडी क्लासेज जो चैनल है अपने जो दोस्त हैं फ्रेंड सर्कल उसमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।